गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 10वीं कक्षा की दूसरी वीडियो में हम करने जा रहे हैं दूसरी पुस्तक जो आपकी है क्षितिज भाग 2, और जिसके अंदर गद्य खंड में पाठ है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय के बारे में हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारे को इनके भाव समझने में या इनका पाठ नेताजी का चश्मा पाठ समझने में हमारे को आसानी रहेगी। तो ये स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय में सबसे पहले ये क्या थे, एक प्रमुख कहानीकार है। इन्होंने जितनी भी अपनी कलम चलाई है सारे के सारे इन्होंने कहानियां, उपन्यास यानी कि कथाएं ही लिखी हैं। तो इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने पढ़ाई की थी। ये कितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हुए भी इन्होंने हिंदी में लिखना चाहा। क्योंकि हिंदी ही एक हमारी ऐसी भाषा है जो हम अपने अंदरूनी विचार, देशभक्ति जो भी है हम अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो इनका बचपन, सारा का सारा बचपन जो था वो राजस्थान में बीता। इनको जो नौकरी मिली वो भी राजस्थान में ही मिली थी। और ये यहाँ तक भी कह सकते हैं पूरा इनके जीवन का अधिकांश जो समय था वो राजस्थान में ही बीता था। उसके बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मतलब होता है अपने इच्छा से ही रिटायरमेंट ले ली इन्होंने नौकरी से, और फिर ये बाद में भोपाल में ही रहने लगे थे। और वहां रहते रहते ये वसुधा नामक एक पत्रिका निकलती थी, मैगजीन निकलती थी, उसके संपादन कार्य से ये जुड़ गए, वहीं पर ये रहने लगे थे। तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, यानी कि इन्होंने 13 कहानी संग्रह यानी कि 13 कहानियों की बुक्स लिखी थी, जिसके अंदर अनेकों कहानियां थी। उसके अंदर से मान देखिए प्रमुख कौन कौन सी, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी तथा संधान, ये सारी क्या थी, इनकी कहानी संग्रह थे। और इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, 2 उपन्यास लिखे थे, जिसका नाम था बीच में विनय और एक है ईंधन। तो इनके ऊपर साहित्य के अंदर इन्होंने तो इतना योगदान दिया था, तो सरकार ने इनको सम्मान भी दिए, पुरस्कार भी दिए, इनाम भी दिए थे। तो इनके अंदर इनको एक तो पहल सम्मान मिला था, पहल सम्मान पुरस्कार, दूसरा बनमाली पुरस्कार, तीसरा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था। तो इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इन्होंने अपनी जो लेखनी चलाई, कलम चलाई, इन्होंने जितने भी कहानी संग्रह लिखे उन कहानियों में इन्होंने मिडिल क्लास के लिए बहुत ज्यादा लिखा था, मध्यम वर्ग के लिए ही उनके विविध पक्षों को उजागर किया था। तो इनका जो जितनी भी यानी कि कहानियां है उसके अंदर कस्बों में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन कैसा है, कैसे वो जीते हैं, कैसे अपनी समस्याओं से जूझते हैं, वो सारा इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा था। तो उनका ये कहना था, उनकी कहानियों से पढ़ने के बाद में ऐसा पता चलता है कि वो ये कहना चाहते थे कि मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति होनी चाहिए। अकेला नारे लगाने से किसी में देशभक्ति की भावना उजागर नहीं होती है, उनके आचरण, उनके कैरेक्टर में ही देशभक्ति होना जरूरी है। दूसरा, उन्होंने अपनी जितनी भी कहानियां हैं, जितना भी साहित्य है, उसके अंदर जातिगत भेदभाव का खंडन बहुत किया है। उन्होंने देश के, समाज के विकास के मार्ग में जो भी रूढ़ियां, बुराइयां, अंधविश्वास आए, उनका उन्होंने जोरदार खंडन किया है अपनी कहानियों में। तो उनकी भाषा शैली कैसी बनती है, उनकी भाषा शैली सरल और सहज है, यानी कि अपनी कहानियों में उन्होंने भाषा सरल और सहज, समझने लायक ली है, और पात्रानुकूल, यानी कि अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में जितने भी इन्होंने करैक्टर लिए हैं तो उनके करैक्टर के अनुसार उनकी भाषा बनती है। तत्सम शब्दों की प्रधानता है, यानी कि संस्कृत के शब्द बहुत ज्यादा इन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किए हैं। उनकी शैली वर्णनात्मक है,
यानी कि रेफरेंस बहुत किया है इन्होंने, संवादात्मक यानी कि डायलॉग बहुत मिलेंगे इनकी कहानियों में। तो इस तरह की शैली का इन्होंने प्रयोग किया, ये इनके जीवन परिचय है। तो अभी हमने इनका जीवन परिचय किया, अब अपन नेताजी का चश्मा पाठ हम करने जा रहे हैं। आपके पास बुक होगी, यदि आपके पास बुक नहीं है तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, तो मैं बुक है मेरे पास, उसकी फ़ोटो खींच के मैं आपके पास भेजूंगा, उसको आप रीड कीजिए। और नहीं है तो मैं मेन इसके अंदर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी कहानी मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना दूंगा। और इस सबसे पहले ये देखिए कि नेताजी का चश्मा पाठ में लेखक जो है यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें देशभक्ति दिखाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमें शरीर से हट्टा कट्टा होना चाहिए, या जरूरी नहीं है कि फौजी होना चाहिए, पुलिस वाला होना चाहिए। हम अपने गांव, शहर, समाज या गली में रहकर भी क्या कर सकते हैं, देशभक्ति का सबूत दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको कहानी का मेन पार्ट्स मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नेताजी का चश्मा, इसमें लेखक कहते हैं कि हालदार साहब यानी कि हवलदार साहब अपनी कंपनी के काम से उस कस्बे में से, एक कस्बा है, उस कस्बे के अंदर से गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, पक्के मकान बहुत कम थे, यहाँ एक छोटा सा बाजार भी था। कस्बे में एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका ने नगर के मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी, प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगवा दी थी। मूर्ति को देखकर लगता है कि यह किसी स्थानीय मूर्तिकार ने बनाई होगी। शायद कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने इस मूर्ति को बहुत कम समय में बना दिया होगा। नेताजी का यह मूर्ति टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थी। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। इतनी मूर्ति जिसे बोलते हैं, जिसे अपन इंग्लिश में बस्ट बोलते हैं, बस्ट। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता है। हालदार साहब को यह बात बहुत खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, अर्थात संगमरमर का नहीं था। उसके स्थान पर किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। मतलब जो मूर्ति बनाई हुई थी उस मूर्ति पर सब कुछ था, एक चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं बना हुआ था। रियल चश्मा जो दुकान पे मिलता है, गोगो वगैरह वगैरह, जैसा हम काला चश्मा पहनते हैं उस तरह का चश्मा लगाया हुआ। तो ये देख करके हालदार साहब को क्या हुआ, हैरानी हो गई थी। हालदार साहब को वहां से गुजरते समय लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगता था। दूसरी बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति का चश्मा बदला हुआ लगा। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मे के स्थान पर अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। तो ये देख करके हालदार साहब क्या हुए, हैरान रह गए कि हर रोज मूर्ति पर चश्मा बदल जाता है। उन्होंने सोचा कि यह विचार तो बहुत ही अच्छा है कि यदि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा तो आसानी से बदल सकती है। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चश्मा बदलने का रहस्य क्या हो सकता है। मतलब उनके मन में जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा हो गई कि ये मूर्ति पर आखिर चश्मा बदलता कौन है। तो चश्मे को बार बार कौन बदलता है। उन्होंने अपनी जीप रुकवाकर चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कौन बदलता है। पान वाले ने बताया कि यह फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अब उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को अपनी कंपनी में कैप्टन कहा जाता था और जो चश्मा बेचने वाला है वो हर रोज उनके चश्मा चेंज कर देता था, इसलिए उसका नाम भी कैप्टन चश्मे वाला पड़ गया। तो आगे है, कहते हैं कि यह मूर्ति
पर लगा चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाए तो वह चश्मा ग्राहक को देकर उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता है, किंतु वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। जब पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो उसने बताया क्योंकि मूर्ति बनाने वाला ड्राइंग मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था। उनका अनुमान सही निकला, क्योंकि यह मूर्ति किसी स्थानीय कलाकार द्वारा बनाई गई होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा अथवा चश्मा बनाने में असफल रहा होगा। हालदार साहब के मन में जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हुई। उसने पान वाले से फिर पूछा कि यह चश्मे वाला नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का महत्वपूर्ण सिपाही था। पान वाला हंसता हुआ बोला, वह तो लंगड़ा है, वह फौज में क्या जाएगा। वो देखो वो आ रहा है, उसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो। पान वाले की यह मजाक भरी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। किसी देशभक्त की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हालदार साहब ने देखा कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि उसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, किंतु वह जानने की किसी की फुर्सत में नहीं था। उस दिन के बाद कई वर्षों तक हालदार साहब आते जाते नेताजी की मूर्ति पर विभिन्न प्रकार के चश्मे देखते रहे। बिना चश्मे की मूर्ति उन्होंने कभी नहीं देखी। मतलब जब भी आते जाते थे हर रोज कोई ना कोई चश्मा चेंज हो जाता था। कुछ समय पश्चात हालदार साहब वहां से गुजरे तो देखा कि मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं था। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्या थी आपको समझ में आया हुआ होगा कि जो वो बूढ़ा था उसको वो एक चश्मा बेचने का काम करता था, तो वो मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो आने जाने वाले ग्राहक देखते थे कि मूर्ति पर चश्मा बहुत बढ़िया है, तो वो उस बूढ़े कैप्टन के पास जाते और कहते कि हमें तो वैसा चश्मा चाहिए। तो वो चश्मा उतार के उनको बेच देता और दूसरा चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था। ऐसे करते करते हालदार साहब एक दिन फिर वहां से गुजरे तो देखा कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। तो क्या होता है, देखा चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुनकर हालदार साहब निराश हो गए और जीप में बैठकर चले गए। वे जीप में बैठकर सोचने लगे कि इस देश का क्या होगा जहां के लोग देशभक्तों की बलिदानियों का मजाक करते हैं और स्वयं बिकने को तैयार रहते हैं। कुछ समय पश्चात हालदार साहब जब बाजार से गुजरे तो उन्होंने निश्चय किया था कि वे नेताजी के बिना चश्मे वाली प्रतिमा की ओर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन तो मर गया, अब चश्मा लगाएगा कौन। अब वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मतलब देखना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी क्या होता है, किंतु चौराहा आने पर वे रुके बिना न रह सके। उन्होंने देखा कि नेताजी की प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। हालदार साहब की आंखें नम हो गई और वे भावुक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता था कि हमारे देश में आज भी देशभक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में जिंदा है। सरकंडे का चश्मा लगा दिया। वो किसने लगाया? छोटे छोटे बच्चों ने। सरकंडे जो घास होती है तोड़ करके उसका चश्मा बना करके उस मूर्ति को लगा दिया गया। इतनी एक भावुक कहानी है, इसको पढ़ के देखिएगा। इसके मैं क्वेश्चन आपको बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।